मोदी सरकार के 2024 के बजट में दो बातें बिल्कुल अलग है और एक बात बिल्कुल कॉमन है। जो अलग बात है उसमें से पहली बात तो ये कि जो ये बजट आया है ये गठबंधन का बजट है। अपोजिशन की लैंग्वेज में तो कुर्सी बचाओ बजट है ये। दूसरी बात, जो सरकार ने पहली बार ये माना है कि जॉब क्राइसिस तो है, कहीं ना कहीं समस्या तो है नौकरी को लेकर और कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब जो कॉमन बात है वो ये है कि हर बार की तरह इस बार भी कॉमन मैन को, मिडिल क्लास को मिलता है बजट में सिर्फ मिडिल फिंगर। अगर आप बात करें तो एक कॉमन मैन को, मिडिल क्लास टैक्स पेयर को सबसे ज्यादा चिंता बजट में इस बात की होती है कि इस बार वो अपने घर पर कितना पैसा लेके जाएगा, उसे सरकार को कितना टैक्स देना है और कितना पैसा उसकी पॉकेट में आएगा। तो थोड़ा सा पैसा बचाने के बाद वो उसे इन्वेस्ट करता है, इन्वेस्ट करके थोड़ा सा पैसा कमाता है अपने आगे के भविष्य के लिए। सरकार उसमें से ही बहुत बड़ा हिस्सा ले लेती है। अब ये सब देख के मुझे ये समझ में आता है कि हमने एक मूवी देखी थी जिसमें एक डायलॉग था, ये ऐसा ही कुछ नहीं हो गया। नमस्कार, मेरा नाम है मयंक पारिक और आप लोग देख रहे हैं मैच्योर इंडियन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजट 3.0। बजट एक टैक्स का था। सबसे पहले मुझे लगता है कि सरकार को शायद ये लग रहा था कि पूरे भारत में सिर्फ दो ही राज्य हैं, बिहार और आंध्र प्रदेश, जिन्हें फंड्स की जरूरत है। अगर आप बजट को ध्यान से देखें तो आपको समझ में आएगा कि सरकार ने इस बजट में सिर्फ नानी को खुश किया है, बाकी घर के सारे सदस्य नाराज हो गए हैं। जितना भी पैसा था ऐसा लग रहा है सारा दो ही राज्यों में बांट दिया। 26,000 करोड़ की सड़कें बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर, पुल बनेंगे, सड़कें बनेगी, लेकिन अगर ये सड़कें पुल पहले जैसे बने तो आपको शायद ज्यादा दुख होगा, आपका पैसा गलत जगह लग गया। बात करें 21,640 करोड़ रुपए थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए बिहार को दिया गया। ये पूरा बजट देखने के बाद बिहार के कॉन्ट्रैक्टर बैठ के एक ही बात बोल रहे होंगे, मजे ही मजे, मजे ही मजे। बात करें आंध्र प्रदेश की नई कैपिटल अमरावती बनाने के लिए 15,000 करोड़ का बजट सैंक्शन किया गया है। अब बात करते हैं इस बजट के अंदर थोड़े से पॉजिटिव पॉइंट की। कैंसर की दवाई पर जो कस्टम ड्यूटी था उसे सरकार ने 100% से कम करके 10% कर दिया। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 में इस बार 1 करोड़ घर बना के दिए जाएंगे उन गरीब लोगों को जो शहरों में रहते हैं। इन दोनों योजनाओं के लिए मेरी तरफ से सरकार के बजट को तालियां। अगर ये पॉइंट अगर पॉजिटिव था तो इसे लोगों ने इग्नोर कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि टैक्स पेयर का गुस्सा फूट पड़ा इस बात पर कि हमारा जितना पैसा हमने इन्वेस्ट किया उस सारे पे आपने टैक्स बढ़ा दिया। बात कर रहे हैं हम यहां पर इक्विटी में इन्वेस्टमेंट की। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों में सरकार ने परसेंटेज बढ़ा दिया है। जहां 10% इन्वेस्टमेंट पर आपको टैक्स देना था वहीं अब ये 12.5% हो गया। शॉर्ट टर्म में 15% को बढ़ाकर 20% कर दिया। मतलब आप जितना इन्वेस्ट करेंगे उसमें सरकार एक बड़ा हिस्सा आपसे ले जाएगी। कमाऊ में उड़ाए वो, कमाऊ में उड़ाए। गवर्नमेंट ने इस बार इंडेक्सेशन बेनिफिट खत्म कर दिया और ये सबसे बड़ा मुद्दा था जिस वजह से लोग सबसे ज्यादा गुस्सा हो गए। गोल्ड और प्रॉपर्टी दोनों पर अब आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा 2001 के बाद से। मतलब अगर आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट है उसमें 2001 के बाद से जो भी आपको ग्रोथ मिली है उस ग्रोथ पर आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा। इंडेक्सेशन को समझने के लिए आप ऐसे समझिए, मान लीजिए आपने 10 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी और उस प्रॉपर्टी की कीमत 30 सालों में बढ़ते बढ़ते 1 करोड़ रुपए हो गई। ये इन्वेस्टमेंट था आपका जो 30 साल चला। आपने अपनी पूरी जिंदगी में 10 लाख जो इन्वेस्ट किए उसको 1 करोड़ तक आप लेके गए। 30 साल आपने उसका इंतजार किया। अब आप उस प्रॉपर्टी को बेचोगे, आपको 1 करोड़ रुपए मिलेगा। अब आप सोच सकते हो कि मुझे मुनाफा 90 लाख रुपए का हुआ है, लेकिन आपको मुनाफा 90 लाख का नहीं हुआ है। आप ये सोचिए कि जो 10 लाख आपने इन्वेस्ट करे थे उसकी भी तो कीमत थी और 30 सालों में वही 10 लाख के बराबर का अमाउंट सरकार के हिसाब से मान लीजिए 50 लाख। सरकार ये मानती है कि जो वैल्यू 10 लाख रुपए की 30 साल पहले थी, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन वही वैल्यू आज के टाइम पर 50 लाख की। मतलब सरकार ने मान लिया कि जो 10 का 50 हुआ है वो तो इन्फ्लेशन की वजह से हुआ है, उसे साइड करके 50 लाख पर सरकार आपसे पहले टैक्स लेती। मतलब आपकी प्रॉपर्टी आपने 1 करोड़ बेची लेकिन आपको 50 लाख पर टैक्स देना बिकॉज ऑफ दैट इंडेक्सेशन बेनिफिट। लेकिन अब क्या हो रहा है, सरकार ने उसे हटा दिया। अब सरकार आपसे 1 करोड़ रुपए के ऊपर पूरा का पूरा टैक्स लेगी। अब सोच के देखिए आप, अगर आप 1 करोड़ पे 12.5% टैक्स देते हैं, हालांकि ये पहले 20% था
और इसको 12.5% कर दिया। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें फ़ायदा है, कुछ लोग कह रहे हैं इसमें नुकसान है। लॉन्ग टर्म में अगर आपने प्रॉपर्टी को होल्ड किया है तो आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट कट जाने से नुकसान हो रहा है। अगर आप चाहते हैं इस बात पर और डिटेल में डिस्कशन हो तो मैं एक वीडियो बना दूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे कमेंट में 5 लोगों का कमेंट चाहिए, वो मुझे बोले कि अगर उनको ये जानना है तो इस पर डिटेल में डिस्कशन भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको नुकसान हो रहा है। ये दोनों फैक्टर इतने बड़े हो गए कि आम जनता जो मिडिल क्लास टैक्स पेयर है वो गुस्सा इतना हो गया कि पॉजिटिव फैक्टर की तरफ ध्यान देना ही बंद कर दिया। जहां सरकार ने पॉजिटिव फैक्टर में बात किया जाए तो एंजल टैक्स को स्क्रैप कर दिया, 2012 में सरकार ने लगाया था। इस टैक्स में अगर आप समझे तो होता क्या है कि एक इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करता है किसी स्टार्टअप में उसको 30.8% टैक्स देना पड़ रहा था। सरकार का मुद्दा ये था कि बहुत सारे केसेस में मनी लॉन्ड्री होती है, मतलब बहुत सारा काला पैसा स्टार्टअप के जरिए वाइड करा जाता है। तो ऐसे में उसे रोकने के लिए सरकार ने 2012 में ये टैक्स लगाया। हालांकि अब टैक्स हटा दिया, अब हो सकता है शायद कालाबाजारी रुक गई हो या मनी लॉन्ड्रिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ और हो गया। इन सब में हो क्या रहा था कि इन्वेस्टर जो था वो इतना सारा टैक्स देख कर इन्वेस्टमेंट करने के मूड में ही नहीं था। तो छोटे छोटे स्टार्टअप थे ना, उनका जूस निकल गया और सब बंद हो गए। स्टार्टअप बंद हुए तो लोगों की नौकरी जाने लगी। तो सरकार को समझ में आ गया कि अगर इन्वेस्टर को भारत में बुलाना है, छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करवाने हैं, स्टार्टअप को पैसा दिलवाना है, तो हमें एंजल टैक्स को कार्ड देना पड़ेगा। इसे बिल्कुल जीरो कर दिया गया। ये बहुत ही सही कदम रहा। अब सरकार को लग रहा है कि एंजल टैक्स हटाने के बाद इन्वेस्टर आएगा और बोलेगा मेरे पास बहुत पैसा है। हाँ। एक तरफ जहां सरकार ने एंजल टैक्स को हटा दिया, वही दूसरी तरफ गवर्नमेंट का फोकस इस बात पे कि फिजिकल डेफिसिट से ज्यादा जरूरी है डेब्ट टू जीडीपी रेशियो को कम करना। मतलब जो परसेंटेज बढ़ता जा रहा है, मतलब जो भारत पे कर्ज बढ़ रहा है उसे कम करना है। देखिए हो क्या रहा है, अभी भारत के पास बहुत सारा कर्ज है। भारत के पास कर्ज होने का मतलब है कि भारत के नागरिक के ऊपर कर्ज बढ़ता जा रहा है। सरकार ने बहुत सारा पैसा ले रखा है मार्केट से, वो सरकार को चुकाना है, वापस लौटाना है। उसके लिए सरकार को चाहिए बहुत सारा इन्वेस्टमेंट, और फॉरेन इन्वेस्टर जो है भारत में अभी इन्वेस्ट नहीं कर रहे। उसके बहुत सारे रीज़न हैं, युद्ध भी चल रहा है, भारत की पॉलिसीज़ भी कुछ ऐसी है जिस वजह से भी इन्वेस्टमेंट नहीं हो पा रहा। अब चाइना एक अकेली ऐसी कंट्री है जो भारत को इस चीज़ से बाहर निकाल सकती है। अब स्कीम में चाइना आ जाता है। चाइना हमारा सबसे बड़ा दुश्मन तो है, हम चाइना को बिल्कुल बायकॉट करने की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ सरकार की जो पॉलिसी है जिसमें डेब्ट टू जीडीपी रेशियो को कम करना है, इस परसेंट को कम करना है, सरकार ये चाह रही है कि जो चाइना जिन देशों को माल बेच रहा था, जहां पे उस पर प्रतिबंध लगा दिया, उन देशों के माल बेचने के लिए चाइना अब हमारे देश में अपनी कंपनियां खोले, अपनी कंपनियां खोलेगा, प्रोडक्ट बनाएगा, फिर वो भारत, वैसे देखा जाए तो इसमें कोई नुकसान नहीं है, भारत को हालांकि फायदा ही है। ठीक है, हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है वो बढ़ जाएगा, साथ ही साथ भारत का जो एक्सपोर्ट होगा वो भी इंक्रीज करेगा। लेकिन समझने वाली बात यह कि एक तरफ चाइना हमारा दुश्मन है, चाइना को हम बायकॉट करने की बात करते हैं, और दूसरी तरफ उसी चाइना के भरोसे हम हमारा कर्ज उतारने को सोच रहे हैं। आपको नहीं लगता हिपोक्रेसी की सीमा हो रही है? वैसे अगर देखा जाए पॉलिटिकल व्यू में तो इसमें कोई नुकसान भी नहीं है, लेकिन अगर हमें ये फीलिंग दिलाई जाती है कि कोई देश हमारा दुश्मन है, उसके साथ अगर काम करने की बात चले तो हम उसे सही माने या गलत माने, आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं सबसे बड़ी स्कीम, मास्टर स्ट्रोक जो बीजेपी ने इस बार एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए लिया है, वो है 2 स्कीम। एक स्कीम का नाम है ELI एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव, और दूसरी स्कीम का नाम है इंटर्नशिप प्रोग्राम। बेसिकली इंटर्नशिप प्रोग्राम एक अलग स्कीम है। इस स्कीम में सरकार 2 करोड़ यूथ को, जिनकी उम्र 21 से 24 साल के बीच में है, उन्हें 500 अलग अलग कंपनी में 5 साल में इंटर्नशिप कराएगी। मतलब ऑन एन एवरेज एक कंपनी 1 साल में 4000 यूथ को इंटर्नशिप का ऑफर देती है। इस इंटर्नशिप में सरकार 5000 रुपये पर मंथ पे करेगी अपनी जेब से, साथ ही साथ 6000 रुपये उनको एक बार वन टाइम पेमेंट भी होगा। अब ये सब करके फ़ायदा ये होगा कि जो नया यूथ है उसको कंपनी में काम करने का एक्सपीरियंस मिलेगा, जो आगे चल के काम आएगा, जॉब क्रिएट करने में, जॉब पाने में बहुत मदद मिलेगी। अगर ये 2 करोड़ का नंबर वास्तव में धरातल पे, ग्राउंड स्तर पे भी इसी तरह अचीव हो सकता है तो ये स्कीम बहुत बढ़िया है। स्कीम नंबर 2 जो है, जो बेसिकली ELI है, एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव, जिसके अंदर सरकार स्कीम A, B और C की बात करती है। स्कीम A में ये कहा गया है जो नए एम्प्लॉइज हायर होंगे किसी कंपनी में, उनकी जब पहली सैलरी आएगी उसमें 15,000 सरकार अपनी जेब से देगी। 15,000 रुपये क्यों? टोटल अगर मान लीजिए 1 लाख रुपये सैलरी है, 1 लाख से ऊपर ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं है, तो उसमें से 15,000 सरकार का हिस्सा होगा। और ऐसा क्यों किया जा रहा है? ताकि एम्प्लॉयर जो है वो और ज़्यादा जॉब वैकेंसी क्रिएट करे। पिछले 8-9 सालों में देखा यह गया है कि कंपनी का मुनाफा तो बढ़ता जा रहा है,
लेकिन वर्कफोर्स वो कम कर रहे हैं, मतलब काम करने वाले लोग कम हो रहे हैं, मुनाफा बढ़ता जा रहा है। पैसा जो कमा रहे हैं उसको दोबारा से इन्वेस्ट नहीं कर रहे तो जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही। तो जो प्राइवेट सेक्टर जॉब क्रिएट नहीं कर पा रहा, इस वजह से सबसे ज़्यादा बर्डन सरकारी तंत्र पर आ रहा है। तो गवर्नमेंट चाहती प्राइवेट सेक्टर और जॉब क्रिएट करे, उसके लिए उसको बहुत सारे मौके दिए जाए। स्कीम बी में सरकार ने बोला है कि जो एम्प्लॉयर है उसको इंसेंटिव दिया जाएगा 8 से लेकर 24% तक का, लेकिन इंसेंटिव उसको मिलता है उस बेसिस पे वो कितनी जॉब क्रिएट करता है। 4 साल तक ये चलेगा। और वही 4 साल तक एक स्कीम और है, स्कीम सी, जिसमें एम्प्लॉयर को हर एम्प्लॉय को हायर करने पर 1 लाख रुपए इंसेंटिव मिलेगा। 1 लाख रुपए का पेमेंट उसको 4 साल में 3-3 हज़ार रुपये पर मंथ के हिसाब से होगा, लेकिन मैक्सिमम अमाउंट का जो पेमेंट है वो 1 लाख रुपए से ऊपर नहीं होगा। ये सारी स्कीम बजट में है। बजट की जो मेजर स्कीम थी हमने उसकी बात करी। अगर ये वीडियो आप अभी तक देख रहे हैं तो आप एक मैच्योर इंडियन हैं, और ऐसे में आपको सब्सक्राइब करना चाहिए और बेल आइकन को दबा भी देना चाहिए। आपको ये बजट कैसा लगा, अच्छा लगा, ठीक लगा या बेकार लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आप लोग देख रहे हैं मैच्योर इंडियन। मेरा नाम है मयंक पारिक। धन्यवाद।